Assalamu alaikum viewers. Please like, share and subscribe this channel. Links of PDF files used in this video are given in description. So today's topic is about flame photometer and we shall discuss about the different components of Sherwood 360 model flame photometer. So basically ये जो flame photometer है इसके तीन मेजर जो हैं वो components हैं. नंबर 1 पर तो एक मेन इंस्ट्रूमेंटल बॉडी है जो कि यहाँ पर, और ये जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ ऑफ शेयरवुड 360 मॉडल फ्लेम फोटोमीटर. सेकंड जो इसके साथ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है ये पंप जो है लगा हुआ है साथ अटैच. एंड थर्ड जो है यहाँ पर फ्यूल सिलेंडर है जो कि इसको इंस्ट्रूमेंट को फ्यूल प्रोवाइड करेगा. नाउ दिस फ्यूल इज़ सक्ड इनटू द इंस्ट्रूमेंट बाय दिस पंप. तो पंप जो है वो इस फ्यूल को सप्लाई करता है टूवर्ड्स द बेसिक इंस्ट्रूमेंट. अगर हम इंस्ट्रूमेंट के डिफरेंट बेसिक कंपोनेंट्स देखें तो here in this slide this one is the major display and contains all the controls. तो इसको हमने यहाँ पर इस डायग्राम में जूम करके जो है वो दिखाया गया है. ये जो है इंस्ट्रूमेंट की मेन आउटर चिमनी है जहाँ से फ्यूल जो है उसकी गैसेस जो हैं वो बाहर निकलती हैं और इस पोजीशन पर अंदर जो है वो फ्यूल बर्न करता है. दिस इज़ द फ्लेम विंडो कि आप इसको यहाँ पर हटाकर जो है वो आप देख सकते हैं कि फ्लेम जो है वो ऑन है या नहीं है, और अगर फ्लेम ऑन है तो उसका कलर जो है वो क्या है. तो अगर हम इस मेन डिस्प्ले को देखें तो इसमें जो है वो मेजर कंपोनेंट्स हैं. तो सबसे पहले ये जो है दिस इज़ एमिशन डिस्प्ले के यहाँ पर वैल्यूज़ जो है जो भी एमिशन की हैं वो आती हैं. दिस सेट ऑफ एलईडीज़ दे इंडिकेट, जब पहली लाइट ये ऑन होगी तो इट मींस के पावर है. उसके बाद जो है ये वाली लाइट ऑन होगी तो इट मींस फ्लेम ऑन है. आफ्टर देन यहाँ पर लिखा हुआ है सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, कैल्शियम एंड बेरियम. इनकी ये एलईडीज़ हैं. जो भी एलईडी जो है यहाँ पर ऑन होगी दैट मींस हम दैट पर्टिकुलर एलिमेंट का इसमें एनालिसिस जो है वो उस वक्त कर रहे होंगे. तो नेक्स्ट जो है इसमें मेन 3 जो है वो यहाँ पर नॉब्स हैं. ए को हम यहाँ पर कहते हैं कोर्स नॉब, ए को हम कहते हैं यहाँ पर ब्लैक नॉब, और थर्ड जो नॉब है यहाँ पर इसको हम कहते हैं फाइन नॉब और फाइन कंट्रोल. दिस इज़ द फिल्टर डिस्क. इसको हम जो है वो बाद में डिस्कस करते हैं. तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर दीज नॉब्स. इन नॉब्स का जो फंक्शन है वो क्या है. तो सबसे पहले हम देखते हैं ये कोर्स नॉब जो है व्हाट इज़ इट्स फंक्शन. देखिए इसका फंक्शन ये है कि आपने एमिशन की जो वैल्यू है वो किस रेंज में लेनी है. फॉर एग्ज़ाम्पल ये वैल्यू जो है वो 0 से 10 के स्केल में भी आ सकती है. ये वैल्यू जो है वो 0 से 100 के स्केल में भी आ सकती है, और ये वैल्यू जो है वो 0 से 1000 के स्केल में भी आ सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल एट द एंड जब हम रीडिंग्स नोट करेंगे तो अगर आप यहाँ पर देखें कि ये है एमिशन का स्केल, तो पर्टिकुलरली यहाँ पर जो हमने सेटिंग की हुई है वो है 0 से लेकर 100 तक. तो ये जो वैल्यू है ये 0 से 1000 तक भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन आपको कितनी सेंसिटिविटी की ज़रूरत है. तो उस लिहाज से हम इस वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं. So the purpose of this coarse knob is to set the scale. नॉर्मली हमने जो है प्रेजेंटली इसकी जो सेटिंग है वो की हुई है 0 से 100 के जो मैक्सिमम स्टैंडर्ड होगा जिसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी वो जो वैल्यू है वो एमिशन की 100 पर हम उसको दिया. नेक्स्ट यहाँ पर जो सेकंड नॉब है दैट इज़ कॉल्ड एज ब्लैंक. व्हाट इज़ इट्स फंक्शन. इसका मतलब ये है कि जब हम ब्लैंक सैंपल जो है वो अपना रन करेंगे जिसमें एनालाइट की बिल्कुल ज़ीरो कंसंट्रेशन होगी, तो यहाँ पर जो डिस्प्ले है दैट शुड बी ज़ीरो. देखिए अगर किसी इम्प्योरिटी की वजह से ये यहाँ पर ज़ीरो नहीं भी आ रहा तो हम इस ब्लैंक को मूव करके यहाँ पर जो रीडिंग है वो ज़ीरो लेंगे. उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर सैंपल के अंदर ब्लैंक सॉल्यूशन में अगर कोई इम्प्योरिटी है भी तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है जब हम इसको यहाँ पर ज़ीरो कर देंगे, आइदर वी शुड मूव इट टू क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जब हम उसको ज़ीरो कर देंगे तो इंस्ट्रूमेंट जो है वो कोई भी
इंटरफेरेंस की वजह से या इम्प्योरिटी की वजह से जो रीडिंग आ रही है उसको हमारे रियल एनालिसिस में कैलकुलेशन में लेकर नहीं आएगा। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्लैंक। सिमिलरली यहाँ पर फाइन जो है ट्यूनिंग, इसका क्या मतलब है? देखें यहाँ पर जब हमने कोर्स की रीडिंग सेट कर दी है कि ये 3 डिजिट्स में हमें आंसर देगा, तो जब हम यहाँ पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन रखेंगे तो इस कंट्रोल के ज़रिए, फाइन कंट्रोल के ज़रिए यहाँ पर रीडिंग जो है वो आनी चाहिए फॉर एग्जांपल 100। अगर हमने यहाँ पर कोर्स की रीडिंग जो है वो 100 सेट की है, इससे होगा क्या कि जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन वाला है सैम्पल, उसकी जब वो रीडिंग आएगी वो 0 आएगी, और जब हम ब्लैंक यहाँ पर रखेंगे तो वो डिस्प्ले में 0 0 0 जो है वो शो करेगा। अब इससे होगा क्या कि जो हम एक रेंज सेट कर लेंगे जिसमें जब भी हम ब्लैंक सॉल्यूशन जो है वो इंसर्ट करेंगे इस डिवाइस के अंदर, तो वो रीडिंग 0 शो करेगा, 0 0 0। वेयर एज जब हम इसमें मैक्सिमम कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन जो है वो पुट करेंगे तो यहाँ पर रीडिंग डिस्प्ले में आएगी 100, अगर हमने कोर्स के ज़रिए 100 वाला स्केल जो है वो ऑप्ट किया है। लेकिन अगर हम कोर्स के ज़रिए ये स्केल चेंज भी कर सकते हैं और हम यहाँ पर ये 4 डिजिट्स में भी रीडिंग ले सकते हैं और इट कैन बी चेंज इन 2000। बट फॉर द करंट सेटिंग हमने इसको 100 पर सेट किया है या 100 पर सेट किया है, तो इस कोर्स को हम आगे पीछे मूव करेंगे कि ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन वाला जो स्टैंडर्ड है उसकी वैल्यू 100 पर सेट करे। अगर ये वैल्यू इस तरह 100 पर सेट नहीं हो रही है, लाइक 98 पर हो रही है, तो हम इसको मैनुअली चेंज करेंगे और यहाँ पर 100 वैल्यू जो है वो उसको सेट करेंगे। सिमिलरली ये वैल्यू जो है वो 100 से ज़्यादा भी हो सकती है, 102 भी हो सकती है, तो तब भी हम इस कोर्स फाइन ट्यून को सेट करेंगे कि ये 100 ही जो है वो डिस्प्ले करे। अब जब ये एक दफ़ा ये 100 इसने डिस्प्ले कर दिया तो दोबारा आप जो है इसमें ब्लैंक सैम्पल जो है वो रन करें तो इट शुड बी इक्वल टू 0। ब्लैंक ऐड करने के बाद दोबारा आप मैक्सिमम कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन अटैच करें इसके साथ या इंसर्ट करें तो रीडिंग आनी चाहिए 100। तो जब ये दोनों चीज़ें बगैर अब किसी नॉब के मूव किए ये 0 और 100 जो है वो आ रही हों, तो इसका मतलब है कि अब आपका जो इंस्ट्रूमेंट है इट इज़ रेडी फॉर एनालिसिस। अब इसकी कैलिब्रेशन हो चुकी है। अब हम फ़ौरन अपने स्टैंडर्ड्स और अपने रियल सैंपल जो है वो इसमें रन करें। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज़ फ़िल्टर। तो जैसे कि हमने बेसिक प्रिंसिपल में पढ़ा है, सो दिस इज़ द फ़िल्टर डिस्क। अगर हम इसको बाहर को पुल आउट करें इस फ़िल्टर वेफर को, तो इट लुक्स लाइक दिस। तो ये इस तरह जो है वो नज़र आएगा। और यहाँ पर अगर आप देखें कि ये जो स्केयर्स आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो एक्चुअली दीज आर फिल्टर्स जो कि यहाँ पर जो फ्लेम है इस पोजीशन पर, और यहाँ पर कहीं अगर कोई डिटेक्टर पड़ा है तो उसके रास्ते में जो है या इन पाथ में जो है वो इस पोजीशन पर यहाँ पर पड़े हैं। ठीक है, तो फिल्टर डिस्क का क्या काम है कि ये सारी लाइट जो है उसको ब्लॉक कर देगा जो कि फ्लेम से आ रही है, एक्सेप्ट दैट ऑफ एनालाइट। फॉर एग्जांपल अगर आपका एनालिसिस यहाँ पर सोडियम का है तो ये सिर्फ सोडियम वाली लाइट जो है फ़िल्टर पास करेगा, बाकी सारी लाइट जो है वो रोक लेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि दीज आर दोज फिल्टर्स, तो अगर हम इसको बिल्कुल पुश करेंगे अंदर तो इस पोजीशन पर जो है वो ये कोई यहाँ पर लाइट जो है वो ऑन नहीं होगी। इसको एक स्टेप बाहर को मूव करेंगे तो ये सोडियम की लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। व्हाट इट मीन्स कि अब इस पोजीशन पर ये सोडियम वाला जो फ़िल्टर है वो अटैच हो गया और अब हम सोडियम का एनालिसिस कर सकते हैं। इसको फिर आप थोड़ा सा बाहर पुल करेंगे तो ये वाली पोजीशन आ जाएगी सेकंड, तो ये जो है वो पोटाशियम ऑन हो जाएगा लाइट। इसका मतलब है अब हम सैंपल में अगर कोई पोटाशियम मौजूद है तो हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये पोटाशियम की जो एमिशन की वेवलेंथ है ये सिर्फ उसको डिटेक्टर तक पास होने देगा, बाकी सारी लाइट जो है वो रोक लेगा। सिमिलरली हम थोड़ा सा और पुल करेंगे तो ये लिथियम वाली लाइट ऑन हो जाएगी, अब हम लिथियम का एनालिसिस कर सकते हैं। सिमिलरली फिर हम बिल्कुल इसको लास्ट 2 पोजीशन पर करेंगे तो कैल्शियम और बेरियम का फिर एनालिसिस जो है वो हम कर सकते हैं। तो इस तरह अगर ये एलिमेंट्स जो हैं ये सारे के सारे ही आपके एनालाइट के मिक्सचर में यहाँ पर मौजूद हैं तो
हम हर एलिमेंट का सेपरेटली जो है वो इस फ़िल्टर को चेंज करने से एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जी हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो सैम्पल एनालाइट है उसमें कौन से एलिमेंट है। देखें, इस केस में अगर तो आपको नॉन सॉल्यूशन हो, आपको पता हो कि ये सोडियम का सॉल्यूशन है और आपने जो है वो उसका एनालिसिस करना है, देन यू विल डायरेक्टली जंप इनटू सोडियम। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और आपने उनका एनालिसिस करना है, देन यू विल स्टार्ट फ्रॉम वन एंड एंड मूव टुवर्ड्स द अदर एंड। यानी कि आप सोडियम से स्टार्ट करेंगे, सोडियम वाले फ़िल्टर की सेटिंग करेंगे। अगर कोई सोडियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हुए आपके सैंपल में तो उसकी रीडिंग आ जाएगी, अगर ना हुए तो उसकी रीडिंग ज़ीरो होगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप फ़िल्टर को मूव करेंगे पोटाशियम की पोजीशन पर। कोई अगर सिग्नल आ गया तो इसका मतलब है पोटाशियम है, और अगर ना आया तो पोटाशियम नहीं है। तो इस तरह आप बारी बारी करके सारी एलिमेंट्स जो हैं वो उनको एनालाइज कर सकते हैं। सारे एलिमेंट्स से मुराद ये है कि वी कैन एनालाइज इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जस्ट सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, कैल्शियम एंड बेरियम। तो इनको हम जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन इज़ दिस कि हम इन 5 का क्यों कर सकते हैं एनालिसिस, हम बाकियों का क्यों नहीं कर सकते एलिमेंट्स का। देखें, एक तो लिमिटेशन यहाँ पर ये फ़िल्टर की है कि हमारे पास ये जो फ़िल्टर है इसमें सिर्फ 5 एलिमेंट्स का वो ग्लास जो है वो या प्लास्टिक फिल्म लगी हुई है, तो 5 का ही हम एनालिसिस कर सकते हैं। सेकंड ये है कि रीज़न कि सारे एलिमेंट्स जो हैं पीरियोडिक टेबल के, उनको हम एटम्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते इस फ्लेम के टेम्परेचर में। देखें, यहाँ पर एक जो है वो फ्लेम इस पोजीशन पर बर्न हो रहा है, तो उस फ्लेम का टेम्परेचर मैक्सिमम जो है वो 4000 तक जा सकता है, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा है। तो बाज़ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि उनको 10,000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी चाहिए। तो इसलिए टेम्परेचर की लिमिटेशन और इस फिल्टर की लिमिटेशन की वजह से हम इस फ्लेम फोटोमीटर के इंस्ट्रूमेंट पे जस्ट ये 5 एलिमेंट्स का ही एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं। यस, अगर आपने दूसरे एलिमेंट्स का भी एनालिसिस करना तो आपको डिफरेंट टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। आइदर यू शुड गो फॉर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे, और या फिर हमें फिर जो है वो ICP में जाना पड़ेगा, विच इज़ कॉल्ड एज इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा। तो उसमें प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा का टेम्परेचर इतना होता है कि सारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स जो हैं वो उसमें एटोमाइज हो सकते हैं, उनको हम एटम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए सारे पीरियोडिक टेबल का हम एनालिसिस जो है वो उसमें कर सकते हैं। लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट में इस फिल्टर की वजह से और जो यहाँ पर फ्लेम है उसके टेम्परेचर की लिमिटेशन की वजह से हम सिर्फ ये 5 एलिमेंट्स जो हैं वो उनका एनालिसिस कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट दिस कंट्रोल पॉड, जिसमें ये 3 नॉब्स हैं और फिल्टर है, प्लस यहाँ पर LED के ये बल्ब्स हैं, और साथ ये आपका जो है वो एमिशन की डिवाइस जो है वो लगी हुई है, जो कि आपको एमिशन का डिस्प्ले जो है वो। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट में जो यहाँ पर कंपोनेंट है इम्पोर्टेंट, वो ये वाला कंपोनेंट है। इसको हम जूम करके जो है वो यहाँ पर इस स्लाइड में अगर हम देखते हैं, सो हेयर यू सी कि यहाँ पर ये एक थिन जो है वो ट्यूबिंग है, इसको हम कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। एक्चुअली इस कैपिलरी ट्यूब से जो है वो सैंपल सक होता है, सैंपल जो है वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर इस ट्यूब के ज़रिए जो है वो जाता है। सैंपल सक क्यों हो रहा है? सक इसलिए हो रहा है कि शुरू में हमने जो है वो देखा है जैसे कि हेयर इज़ दी पंप, तो ये पंप जो है वो हमने यहाँ पर अटैच किया हुआ है जो कि सैंपल को सक करता है। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ के इस जगह पर ये एक कपल सा बना हुआ है डिवाइस है, इसको हम कहते हैं प्री मिक्स बर्नर। यहाँ पर जो है तीनों चीज़ों का जो है वो मिक्सचर क्रिएट होता है। नंबर 1 पर ये जो यहाँ पर हमारा सैंपल जा रहा है, नंबर 2 ये जो फ्यूल, और नंबर 3 जो एयर। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो इस जगह पर कंबाइन हो रही हैं और इसको यहाँ पर हम मिक्स करते हैं। सो दिस कंपोनेंट इज़ कॉल्ड एज प्री मिक्स बर्नर। इसके बाद एक और जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डिवाइस है उसको हम कहते हैं नेबुलाइज़र, जो कि इसके अंदर फिट है। नेबुलाइज़र का क्या काम है कि नेबुलाइज़र जो है ये जो तीनों मिक्सचर्स हैं, यानी कि एयर का मिक्सचर, फ्यूल का मिक्सचर और जो हमारा सैंपल मिक्सचर है, इन तीनों को यहाँ पर प्रीमिक्स बर्नर के मिक्स करने के बाद नेबुलाइज़र जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स में
स्मॉल एरोसोल में कन्वर्ट करेगा, और स्मॉल एरोसोल में कन्वर्ट करके आगे जो है वो यहाँ पर सप्लाई करेगा इनटू दिस चिमनी। और यहाँ पर हम फिर जो है वो इस एरोसोल के मिक्सचर को ट्रिगर करते हैं फायर के ज़रिए। तो इस जगह पर फिर आपका फ्लेम जो है वो ऑन हो जाता है। जब एक दफ़ा यहाँ पर आपका फ्लेम ऑन हो जाएगा तो पीछे से इन तीनों चीज़ों की जो है वो कंटिन्यू सप्लाई जो है वो होगी। लाइक पीछे से फ्यूल आ रहा है, पीछे से एयर आ रही है, और यहाँ से आपका सैंपल जा रहा है। तो जब एक दफ़ा यहाँ पर फ्लेम ऑन हो जाएगा, तीनों चीज़ों की सप्लाई कंटिन्यूस होगी, तो ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। और जब तक कि हम इन तीनों में से किसी एक चीज़ की सप्लाई बंद नहीं कर देते तो ये एमिशन जो है वो होती रहेगी, फ्लेम जो है वो बर्न करता रहेगा चीज़ों को, और हम एनालिसिस जो है वो करते रहेंगे। सो दिस इज़ द बैक साइड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अगर हम इसमें देखें तो इसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो चीज़ें कौन कौन सी रिक्वायर हैं या इसमें मेंशन है। इसमें दिस वन इज़ द ट्रिगर स्विच। जब हम इसको ऑन करते हैं तो फ्लेम जो है वो बर्न करता है। ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई है। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि ये दो जो हैं वो फ्यूल लाइंस जो हैं वो जा रही हैं। एक में जो है वो एयर जा रही है थ्रू पंप, और दूसरे में जो है वो आपका फ्यूल जा रहा है जो कि सिलेंडर के ज़रिए सप्लाई हो रहा है। और नेक्स्ट जो लास्ट कंपोनेंट है वो ये फ्यूल गेज है जो यहाँ पर दिखाई गई है। तो इसमें एक्चुअली हम प्रेशर जो है एयर का, फ्यूल का, और जो हमारा सैंपल है उसको जो है वो एडजस्ट करते हैं। तो एक्चुअली हमने यहाँ पर ये 15 psi के करीब जो है वो प्रेशर दिया हुआ है। तो इस सप्लाई पर जो है वो एनालिसिस ऑप्टिमम होता है। सो दीज वर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द फ्लेम फोटोमीटर। ये विंडो है, इस विंडो से आप देख सकते हैं कि फ्लेम जो है वो बर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। सो दिस इज़ एक्चुअली दैट। और इस चिमनी से जो है वो आपकी जो फ्लेम की गैसेस हैं वो बाहर जो है वो निकल रही हैं। नेक्स्ट जो है हमने देखना है कि यहाँ पर जो डाटा हम लेते हैं तो उसका हम ग्राफ जो है वो फिर फर्दर आगे कैसे प्लॉट करते हैं। तो दिस इज़ द ग्राफ। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि हम जो एमिशन है उसको वाई एक्सिस पे लेंगे, और जो स्टैंडर्ड्स की कंसंट्रेशन है उसको हम यहाँ पर एक्स एक्सिस में लेंगे। तो देखें यहाँ पर ये वो ब्लैंक है। ब्लैंक सोल्यूशन वो होता है जिसमें हर वो कॉन्स्टिट्यूएंट होगा लेकिन इसमें एनालाइट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने सोडियम का सोल्यूशन बनाए हैं ppm की रेंज में, तो ये सोल्यूशन बनाए हैं आपने वाटर में, ठीक है। तो अब जो ब्लैंक होगा उसमें सिर्फ वाटर ही होगा, उसमें सोडियम जो है वो नहीं होगा, लेकिन बाकियों में सोडियम मौजूद होगा। एंड दिस इज़ कंसंट्रेशन इन ppm। सो हमने 0 से लेकर 10 तक ये डिफरेंट बनाए हैं। 0 इज़ ब्लैंक एंड 10 इज़ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन सोल्यूशन। देखें जब हम ये ब्लैंक रखेंगे तो एमिशन को हम ब्लैंक नॉब के ज़रिए 0 पर सेट करेंगे, और जब ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन रखेंगे तो हम फाइन नॉब के ज़रिए यहाँ पर एमिशन का सिग्नल जो है वो 100 पर करेंगे। तो इस तरह रेंज सेट हो जाएगी, और दरमियान वाले जितने स्टैंडर्ड्स हैं उनकी यहाँ पर वैल्यू जो है वो एमिशन की ऐसे विद द कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, और हमें इस तरह एक स्ट्रेट लाइन जो है वो मिल जाएगी। दैट स्ट्रेट लाइन इज़ कॉल्ड एज कैलिब्रेशन कर्व। अब देखें इस कैलिब्रेशन कर्व का स्ट्रेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें डेविएशन आ जाए, फॉर एग्जांपल ये अगर इस तरह पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएट करे तो हमारा एनालिसिस जो है वो ठीक नहीं होगा। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हमने अननोन कंसंट्रेशन जो है वो इसी कैलिब्रेशन कर्व से ड्रॉ करनी है। तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे कि देखें जब हमने स्टैंडर्ड्स अपने रन कर लिए, अब हमने अपना अननोन सैंपल जो है वो रन करना है इंस्ट्रूमेंट के अंदर। इंस्ट्रूमेंट जो है वो उसकी हमें एमिशन की वैल्यू देगा। फॉर एग्जांपल वो डिस्प्ले पे यहाँ पर एमिशन की वैल्यू आ रही है 045। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 45 से जो है वो एक स्ट्रेट लाइन लेंगे और इसको कैलिब्रेशन कर्व के साथ जो है वो अटैच करेंगे, और कैलिब्रेशन कर्व से हम परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ करेंगे। तो जहाँ पर ये अननोन कंसंट्रेशन हमें मिलेगी, दैट विल बी दी अननोन कंसंट्रेशन ऑफ दैट सोल्यूशन। अब देखें अगर इस कैलिब्रेशन कर्व को जो है पर सारी डिपेंडेंस है, अगर इसकी स्लोप जो है वो ऐसे ऊपर नीचे हो रही है
तो हमारा फिर जो रिज़ल्ट है वो ठीक नहीं आएगा। सो इसलिए स्टैंडर्ड्स का जो कंसंट्रेशन है या उनका जो एमिशन सिग्नल है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आना चाहिए। एट वेरी हाई कंसंट्रेशन यस देयर आर डेविएशंस। तो नॉर्मली देखा ये गया है कि बहुत ज़्यादा जब हाई कंसंट्रेशन होती है तो ये कर्व ऐसे नीचे को चली जाती है, नेगेटिव डेविएशन इसमें आ जाती है। तो उस केस में अगर आपके अननोन की वैल्यू यहाँ पर आ रही है तो हम ये वाली जो है वो वैल्यू नहीं लेंगे। उस केस में हम क्या करेंगे, हम सैंपल को डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट जब करेंगे तो ज़ाहिर है उसकी एमिशन की वैल्यू कम आएगी। तो वो जो है फॉर एग्जांपल जब हम डाइल्यूट किया तो वो एमिशन की वैल्यू इस पॉइंट पर आ जाएगी। यहाँ पर हम जो है वो कंसंट्रेशन मेजर करेंगे। फॉर एग्जांपल ये अननोन कंसंट्रेशन अब आ गई है 3.5। अब देखें हमने कितने टाइम डाइल्यूट किया था। फाइनली हमने अगर उसको 10 टाइम डाइल्यूट किया था तो आंसर को एट द एंड आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आपका फाइनल आंसर मिलेगा वो आएगा 35 ppm। सो दिस विल बी दी नाउ अननोन कंसंट्रेशन ऑफ योर सैंपल। सो इस तरह अगर आपके जो सैंपल रियल सैंपल की रीडिंग है वो आउट ऑफ स्केल आए या वो उस एरिया से आए कैलिब्रेशन कर्व के जहाँ पर डेविएशन है तो आप उस सैंपल को डाइल्यूट कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ए स्टैंडर्ड डाइल्यूशन मेथड। तो बाद में फिर डाइल्यूट करके उस सैंपल की एमिशन कैलकुलेट करेंगे और जो आंसर आएगा उसको डाइल्यूशन फैक्टर यानी कितने टाइम आपने उसको डाइल्यूट किया उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे और तब आपको जो है वो फाइनल आंसर उसका मिलेगा। सो इस तरह रिमेंबर दैट कि इस इंस्ट्रूमेंट में या इसी तरह स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में कभी भी अननोन कंसंट्रेशन डिस्प्ले में नहीं आएगी। हमें जो है वो स्टैंडर्ड्स के ज़रिए कैलिब्रेशन कर्व ड्रा करनी पड़ेगी और उस कैलिब्रेशन कर्व से फिर हम अननोन सैंपल की कंसंट्रेशन लेंगे बिकॉज जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा अननोन कंसंट्रेशन नहीं बता रहा। नेक्स्ट यहाँ पर देखें कि व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ डिटेक्शन, कि हम मिनिमम कितनी कंसंट्रेशन का सोल्यूशन जो है वो बना सकते हैं फॉर सोडियम पोटाशियम लिथियम। तो देखें सोडियम के लिए हम 0.1 मिनिमम, पोटाशियम के लिए भी 0.1, सिमिलरली लिथियम के लिए भी 0.1 ppm बना सकते हैं। लेकिन कैल्शियम को एस्टिमेट करने के लिए आपको मिनिमम कंसंट्रेशन जो है वो 2 ppm बनानी पड़ेगी। सिमिलरली जो बेरियम है उसके लिए आपको 20 ppm कंसंट्रेशन का लोएस्ट स्टैंडर्ड जो है वो बनाना पड़ेगा एटलीस्ट। इसी तरह देयर इज़ लिमिटेशन ऑफ मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। तो सोडियम के लिए जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होनी चाहिए स्टैंडर्ड की वो 10 ppm होनी चाहिए, पोटाशियम की भी 10 ppm एंड लिथियम की भी 10 ppm होनी चाहिए। वेयर एज फॉर कैल्शियम जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है वो 100 होनी चाहिए और इसी तरह जो बेरियम है उसके लिए मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो है वो 1000 होनी चाहिए। तो व्हाट इट मीन्स कि हम सोडियम पोटाशियम लिथियम के लिए 1 से लेकर 10 ppm तक जो है वो कंसंट्रेशंस के सॉल्यूशन बना सकते हैं। कैल्शियम के लिए जो है हम इस तरह कर सकते हैं कि वी कैन मेक सॉल्यूशंस लाइक फ्रॉम 10 to 100 ppm एंड सिमिलरली फॉर बेरियम वी कैन मेक सॉल्यूशंस इन द रेंज फ्रॉम 100 to 1000 ppm। तो जब हम इस रेंज में सॉल्यूशन बनाएंगे स्टैंडर्ड्स तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल ठीक आएंगी। सो दिस वाज अबाउट द मैक्सिमम कंसंट्रेशन लिमिटेशन and similarly the limit of detection. So this here is the waste line। तो जितना भी मटेरियल सक हुआ है पंप के ज़रिए उसमें से तकरीबन 10% जो है वो बर्न होता है इन द फ्लेम, बाकी 90% जो है वो वेस्ट में कलेक्ट होता है। तो दिस इज़ द वेस्ट लाइन और दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एज गटर लाइन। तो जितना भी एक्सेस आपका सोल्यूशन होगा वो यहाँ से जो है वो इंस्ट्रूमेंट से। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक इंस्ट्रूमेंटल कंपोनेंट्स। आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।